हेलो एवरीवन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू माय चैनल रैपिड लर्निंग। आज हम एनसीईआरटी सीरीज़ में क्लास 6 ऑफ हिस्ट्री चैप्टर 8 करेंगे, जिसका नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा मौर्य वंश के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, कैसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। अशोक एक अनोखे सम्राट के बारे में जिसने कलिंग युद्ध के बाद लड़ना छोड़ दिया, युद्ध करना छोड़ दिया। एक ऐसा राजा था जो शिक्षा देना चाहता था लोगों को अभिलेखों के द्वारा, अपने अभिलेखों के द्वारा, और भी बहुत कुछ। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं कि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और छोटी होने वाली है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम्स इंक्लूडिंग सीटेट पेपर 2, KVS, टेट, सुपर टेट एंड ऑल अदर एग्जाम्स इन विच NCERT प्लेज अ की रोल। ओके, NCERT इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम्स। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 वर्ष पहले। किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 वर्ष पहले। किसकी सहायता से करी थी? अपने गुरु चाणक्य की सहायता से करी थी। अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार, उनका पुत्र अशोक। सबसे 3 महत्वपूर्ण राजा कौन से हुए? चंद्रगुप्त मौर्य, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। साम्राज्य में बहुत से नगर थे, पर पाटलिपुत्र जो था वो राजधानी था, और 2 इम्पोर्टेंट नगर थे, वो थे उज्जैन और तक्षशिला। ये बहुत ही प्रमुख राज्य थे, नगर थे मौर्य साम्राज्य के। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में था। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के जाने वाले रास्ते में था। ये मार्ग के रास्ते में बीच में पड़ते थे, इसलिए इम्पोर्टेंट की रोल प्ले करते थे मौर्य साम्राज्य में। उज्जैन और तक्षशिला से ही रूल करके छोटे छोटे प्रांतों को रूल किया जाता था, उनकी देखभाल की जाती थी, उन पर रूल करा जाता था, उनके साम्राज्य को देखा जाता था। और उज्जैन और तक्षशिला पर निगरानी रखने के लिए पाटलिपुत्र में शासन करा जाता था, पाटलिपुत्र से रूल करा जाता था। उज्जैन और तक्षशिला पर रूल करके छोटे छोटे प्रांतों को देखा जाता था, और उज्जैन और तक्षशिला को रूल करने के लिए पाटलिपुत्र में राज्य करा जाता था। अब आगे पढ़ते हैं। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न हो सकते हैं? हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स? साम्राज्य देखिए एक क्या होता था, एक ऐसा एसोसिएशन जहाँ एक ही परिवार के लोग राज्य बनाने के लिए एक के बाद एक राजा बनते थे, एक ही परिवार के लोग। जैसे मौर्य साम्राज्य में होता था, गुप्त साम्राज्य में होता था। मौर्य साम्राज्य में देखिए, जैसे सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनते हैं, उसके बाद फिर उनका बेटा बिंदुसार बनता है, फिर बिंदुसार के बाद उनका बेटा अशोक राजा बनता है। ये एक साम्राज्य कहलाया जाता था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि राज्य जो थे वो साम्राज्य से कैसे भिन्न होते थे? साम्राज्य राज्य से बड़े होते थे, राजा रक्षा के लिए भी बड़ी सेना होती थी, ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत होती थी, बड़ी संख्या में कर वसूलने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती थी। अब साम्राज्य ऑब्वियसली जब राज्य से बड़े होते थे तो उन काम करने के लिए ज़्यादा सेना की ज़रूरत होती थी, ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी, ज़्यादा कर वसूलने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती थी। ये सब होता था। आइए चले आगे पढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र थे या प्रांत थे, इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल या गवर्नर बनकर भेजा जाता था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखते थे। अब आगे पढ़ते हैं। कीवर्ड है नजराना। क्या होता था? कर नियमित, नजराना अनियमित। अब ये एक लाइन से ही समझ आ गया कि कर जो होता था, टैक्स जो होते थे, वो आपको एक कॉमन देने पड़ते थे, मतलब जितने बनाए गए थे उतना ही देना पड़ता है आपको, जितना फिक्स्ड करा गया था उतना ही देना होता था आपको, टैक्स था। लेकिन नजराना होता था अनियमित, मतलब जितना आपका मन है, स्वेच्छा से आप जितना देना चाहते हैं उतना दे सकते हैं, ज़्यादा देना चाहते हैं ज़्यादा दे सकते हैं, कम देना चाहते हैं कम दे सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। मेगास्थनीज जो था, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेगास्थनीज कौन थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निक्टर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? राजा सेल्यूकस निक्टर का राजदूत था, जो पश्चिम एशिया से आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब वो इतने पॉपुलर क्यों थे मेगास्थनीज? अब मैं आपको बताती हूँ। इसलिए थे क्योंकि उन्होंने वे सब कुछ लिखा था जो उन्होंने देखा।
उन्होंने वो सब कुछ लिखा जो उन्होंने देखा वहाँ पे दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के। उनका जो डिस्क्रिप्शन था, ये सब जो उन्होंने देखा वो लिखा, उनका डिस्क्रिप्शन था, वो बाद में एक बुक का फॉर्म ले लेता है। उस बुक का नाम होता है इंडिका। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एक बुक का फॉर्म ले लेता है, इंडिका। इंडिका से हमें जानने को मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या क्या होता था उस टाइम पे। तो मेगास्थनीज ने क्या करा, इंडिका लिखा था जिसमें डिस्क्रिप्शन लिखा था चंद्रगुप्त मौर्य का और उनके दरबार में क्या क्या होता था। अब आगे चलते हैं। अशोक का धम्म क्या है? संस्कृत शब्द धम्म का प्राकृतिक रूप है धम्म। इसमें कर्म कांड न करने की सलाह है, अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों का दया करना। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, एक युद्ध होता था, कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसके बाद भारी जन की हानि होती है तो अशोक को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद वो क्या करता है, युद्ध करना ही छोड़ देता है। उसे बहुत दुख होता है तो उसमें युद्ध करना छोड़ता है। उसके बाद वो आगे चल के बौद्ध धर्म को भी अपना लेता है। लेकिन उसके बाद वो क्या करता है, अपने अभिलेख, वो क्योंकि एक बहुत ही फेमस रूलर है तो वो अपने अभिलेख निकालता है, अशोक का धम्म, जिसमें उसने लिखा था कि कर्मकांड न करने की सलाह, अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना। उसने ये समझाया। अभिलेखों के द्वारा उसने जगह जगह इसको फैलाने की कोशिश करती है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अशोक ने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसमें धम्म में उसने लिखा था कि कर्मकांड न करना और लोगों पर दया करना, अच्छा व्यवहार करना, ये सब करा था। उसने महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिससे ये जगह जगह फैलाएं, लोग युद्ध ना करें और अच्छा जीवन जिए, सदाचार से जिए, ये सब। ब्राह्मी लिपि के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक भारत की सैकड़ों लिपियों पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई थी। अब आगे पढ़ते हैं चैप्टर के एंड में कि 2400 साल पहले क्या हुआ था। में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। उद्देश्य क्या था उनका? उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना, क्योंकि वो चाहते थे कि पशुपालक जो लोग हैं वो हमारे क्षेत्र में ना घुसें, इसलिए उन्होंने दीवार का निर्माण करना शुरू करा। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण चलता रहा, क्योंकि राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है, पत्थर और ईंट से बनी है। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए बुर्ज, वॉच टावर्स बने हुए हैं, निगरानी के लिए कि कोई हमारे एरिया में घुस ना जाए, इसलिए। अब देखिए हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, और कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा में बता दूं कि अशोक के बारे में, क्योंकि बेसिकली जो चैप्टर था वो उसका नाम था अशोक के नाम पर, मौर्य साम्राज्य में अशोक का महान सम्राट। अशोक के अभिलेख जो हैं वो कहाँ कहाँ पाए गए हैं? अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, सीरिया में, इजिप्ट में और ग्रीस में। और हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 वर्ष पहले। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने करी थी? चाणक्य ने। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है चाणक्य से ही कि अर्थशास्त्र किताब किसने लिखी थी? वो लिखी थी चाणक्य ने, कौटिल्य जिन्हें कहा जाता था। और हमने अब पढ़ लिया, और अब पढ़ते हैं मेगास्थनीज के बारे में भी हमने पढ़ लिया कि वो राजा सेल्यूकस निक्टर के राजदूत के रूप में आया था, और राजा सेल्यूकस निक्टर के राजदूत के रूप में आया था, और उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया जो कि इंडिका के नाम बुक में फॉर्म बना। ठीक है। और अशोक के बारे में हमने पढ़ा कि बहुत ही फेमस रूलर था, जो अभिलेखों के द्वारा संदेश देता था। उनकी जो भाषा होती थी अभिलेख की वो होती थी प्राकृत। ठीक है। ये सब था इस NCERT चैप्टर 8 में। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।